वेलकम टू माय चैनल फील द बायोलॉजी में। ये हमारे चैनल पर दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो उसमें मैंने बताया था कि बायोलॉजी में कितना चैप्टर है, कौन से चैप्टर का किस तरह हम लोग पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। इसमें समझ में आ जाएगा क्यों पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यूनिट हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का वो है एनिमल फिजियोलॉजी। इसमें टोटल 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर का इक्वली इम्पोर्टेंस हम लोग देंगे इसमें। तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। पहले इस टाइटल का ही मतलब समझ लेते हैं। बॉडी फ्लूइड वैसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सके उसे फ्लूइड कहते हैं। मतलब कि बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड हैं उनका सर्कुलेशन किस तरह से होता है, क्यों होता है और किस लिए होता है वो हम लोग जानेंगे। तो ये पहला लेक्चर है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट टर्म्स ब्लड वेसल्स। ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए वेसल्स का यूज होता है, मतलब कि नली का यूज होता है। जैसे कि आप लोग के घर में से भी नली निकलती है, मतलब कि आप लोग के घर से जो पानी है वो नली की तरह निकलता है। उसी तरह ब्लड को जो फ्लो कराने के लिए वेसल्स का यूज होता है। सबसे पहला जो 3 तरह का वेसल्स होता है, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरी वो है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए। हम लोग को स्कूल में बताया जाता था कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। कुछ आर्टरी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं, वो हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं। तो आर्टरी का जो प्रॉपर डिफिनेशन होता है वो ये होता है कि ऐसा वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाए, मतलब दूर लेके जाए, उसे आर्टरी कहते हैं। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, यहाँ से ये निमोनिक्स बन जाता है। वेन्स जो ब्लड को हार्ट के तरफ लेके जाए उसे वेन्स कहते हैं। कैपिलरी भी एक तरह का ब्लड वेसल्स है जो एक्चुअली ऑर्गन को जोड़ता है ब्लड से। जैसे कि पहले आर्टरी से कैपिलरी से ऑर्गन, फिर ऑर्गन से कैपिलरी, फिर कैपिलरी से वेन और वेन से हार्ट। ये जो साइकिल चलता है वो इस तरह का होता है। तो चलिए ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहला ब्लड ही जान लेते हैं। ब्लड, कोई अगर किसी से पूछे व्हाट इज ब्लड तो बहुत सब बोलेगा कि एक कनेक्टिंग टिश्यू है जिसका रंग लाल होता है। एक्चुअली एक कनेक्टिव टिश्यू ही है, मतलब कि ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को नरिशमेंट के लिए, उसे एम्पावरमेंट के लिए उसको जोड़ता है। ब्लड को उसके नेचर के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स में बांटा गया है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा ब्लड का 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है। तो आइए आगे इसके बारे में अब हम लोग ब्लड पर कुछ विशेष जानते हैं। ब्लड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, मतलब कि ये बेसिक नेचर का है। आप लोग पीएच तो जानते ही होंगे, एक स्केल रहता है, इसमें 1 से 14 तक वैल्यू रहता है। अगर 7 न्यूट्रल रहता है, 7 से आगे वाला बेसिक रहता है और 7 से पीछे वाला एसिडिक रहता है। इसे पीएच स्केल कहते हैं।
अब ये बेसिक नेचर क्यों होता है? ब्लड का बेसिक नेचर उसमें प्रेजेंट बाइकार्बोनेट आयन के कारण होता है। बाइकार्बोनेट आयन ब्लड में प्रेजेंट रहता है, इसलिए ब्लड का पीएच 7.4 रहता है। सबको पता है ह्यूमन ब्लड का रंग कलर रेड रहता है। रेड क्यों रहता है ये भी अधिकतर को पता रहता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर ह्यूमंस में रेड रहता है। अब ब्लड को जो हम दो पार्ट में बांटे थे, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, ये प्लाज्मा जो होता है वो जनरली स्ट्रॉ कलर का होता है। स्ट्रॉ कलर मतलब हल्का पीला रंग का होता है, हल्का पीला रंग का कलर का होता है, पेल वाइट जिसको बोलते हैं। वाइट कलर में रहता है। और इसमें मेनली जो कंपोनेंट होता है जो वाटर होता है और प्रोटीन्स रहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी आते हैं, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं, ये सब इसमें आते हैं। जैसे कि ये 55% रहता है ब्लड का और ये 45% रहता है। कोई कोई बुक में ये 60 या 40% रहता है। वो हम लोग एनसीईआरटी के अगर अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम लोग एनसीईआरटी का ही वैल्यू लेंगे। अब जान लेते हैं कौन कौन तरह का प्लाज्मा में प्रोटीन रहता है। प्रोटीन्स 4 तरह का प्रोटीन्स रहता है। एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, और ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन वाइट कलर का होता है और इसका फंक्शन ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना रहता है। प्रेशर को ये मेंटेन करता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उसके बाद हम लोग ये तीनों का भी फंक्शन जान लेंगे। हेडिंग देंगे ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारा हेडिंग होगा। तो हम लोग को पता है कि जब सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स रहता है वो कैपिलरी रहता है। तो हम लोग रफ कैपिलरी का डायग्राम बना लेते हैं।
एक कैपिलरी है, यहाँ पर सब ऑर्गन्स है जहाँ तक हमको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ये कैपिलरी से। कैपिलरी के जो बेस पर और ये जो कॉर्नर ये वाला साइड है वहाँ पर एंडोथेलियम नामक टिश्यू का कवरिंग रहता है, इसका नाम है एंडोथेलियम। बीच बीच में यहाँ गैप्स रहते हैं और यहाँ पर जो प्लाज्मा है वो रहता है प्लाज्मा प्रोटीन। यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वाटर, प्रोटीन, etc भी यहाँ रहते हैं। तो यहाँ से जो वाटर है, वाटर वो यहाँ से लीक करते रहता है और ये ऑर्गन लोग को मिलते रहता है। ये जो यहाँ से जो फ्लूइड लीक कर रहा है उसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। तो फिर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का क्या है, वो लोग भी तो लीक करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता। आरबीसी लीक नहीं करता। यहाँ पर रीज़न लिख देंगे क्यों नहीं लीक करता है, ड्यू टू देयर लार्जर साइज, मतलब आरबीसी का साइज बड़ा रहता है इसलिए वो यहाँ से लीक नहीं कर पाता है। डब्ल्यूबीसी लीक कर जाता है क्योंकि कहीं कहीं यहाँ पर बैक्टीरिया आ जाते हैं तो डब्ल्यूबीसी को यहाँ से निकलना पड़ता है, तो वो इस सबको मारता है डब्ल्यूबीसी। और कैसे मारता है ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। और जो यहाँ पर जो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जो बचे हैं, प्रोटीन्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एल्बुमिन, क्योंकि जो वाटर रहता है वो यहाँ पर एक प्रेशर लगाता है इस एंडोथेलियम पर, जिसके कारण यहाँ से वो लीकेज करता है, मतलब जो टिश्यू फ्लूइड वो बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा मिटा लेते हैं। यहाँ पर जो ये प्रेशर लगाता है उसको हम लोग हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर कहते हैं, जो वाटर का मॉलिक्यूल लगाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सीधा सीधा इसका मतलब ये, हाइड्रो मतलब पानी, स्टेटिक्स मतलब रुका हुआ, जो पानी यहाँ रुका हुआ वो जो प्रेशर लगा रहा है उसको हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पर कि इतना बहुत सारा पानी है यहाँ पर, मतलब कि जो जितना प्रेशर लगा रहा है उतना वहाँ से पानी निकलना चाहिए, मतलब कुछ ज़्यादा ही फ्लो में निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक अपवर्ड फोर्स भी लगता है और वो फोर्स एल्ब्यूमिन लगाता है, जो एक फॉर्म्ड एलिमेंट है ब्लड का। वो एल्ब्यूमिन पानी के साथ कंबाइन हो जाता है। कंबाइन होने पर ये एक फ्लोटिंग मतलब बुयांसी प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ये पानी का मॉलिक्यूल इसके साथ ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को हम लोग ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और एक बात मैंने यहाँ पर नहीं बताया कि जो डब्ल्यूबीसी निकलता है यहाँ से किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए, उस प्रोसेस को डायापेडेसिस कहते हैं, डायापेडेसिस। ठीक है, अब देखते हैं एल्बुमिन कहाँ पर बनता है और कैसे काम करता है। यहाँ मिटा देता हूँ। एल्बुमिन लीवर में सिंथेसाइज होता है।
लीवर में सिंथेसाइज होता है और वो ब्लड के मदद से कैपिलरी में आ जाता है। कैपिलरीज मतलब यहाँ पर आ जाता है ब्लड का मदद से। अगर किसी आदमी का लीवर खराब है, मतलब होता है ना जो एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं उनका लीवर खराब होता है, उसको क्रायोसिस कहते हैं। लीवर जिसका खराब रहता है एक्सेसिव अल्कोहल लेने के कारण, उन लोगों में क्रायोसिस एक नाम का डिजीज है जिसमें लीवर खराब हो जाता है। लीवर खराब होने के कारण एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस नहीं होगा तो ब्लड कोलेडल ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा। अब ब्लड कोलेडल ऑस्मोटिक प्रेशर अगर घट जाएगा तो यहाँ से ज़्यादा लीकेज होगा टिश्यू फ्लूइड का। अगर ज़्यादा लीकेज हुआ यहाँ पर तो यहाँ पर एक स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग हो जाता है या उसी को हम लोग इडीमा कहते हैं। इडीमा हो जाता है। अब इसका हम लोग कुछ वैल्यू होता है ब्लड कोलेडल ऑस्मोटिक प्रेशर का और हाइड्रोस्टेटिक्स प्रेशर का, वो हम लोग को नहीं जानना है। अब हम लोग फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन के फंक्शन के बारे में जानेंगे। हम लोग बचपन से ही खेलते रहते हैं तो चोट घाव लगते रहता है। आप लोगों ने कभी गौर किया है जहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि हमारा स्किन है और स्किन पर यहाँ पर कट लग गया, ये जो कट लग गया यहाँ पर एक ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है। वो जानते हैं किस प्रोटीन के कारण होता है? यही दोनों प्रोटीन है जो ये प्लग का फॉर्मेशन करता है। इसको प्लग कहते हैं जो यहाँ पर फॉर्म होता है, वो फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की मदद से होता है। मतलब ये ब्लड को क्लोटिंग में मदद करते हैं। ब्लड को क्लोटिंग मतलब यहाँ पर जो क्लोट जमा हो जाता है, जो प्लग जैसा हो जाता है, उसका फॉर्मेशन करने में ये दोनों मदद करते हैं ताकि एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो। ये हो गया फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का फंक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट ग्लोब्युलिन के बारे में। ग्लोब्युलिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी पर सीधा फर्क करता है। हमारा इम्यूनिटी कैसा है, हम कितने मजबूत हैं, वो इसके मदद से हम लोग को पता चलता है। आज का जो कोरोना का जो पीरियड है उसमें हमारा इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट करता है। ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंटीबॉडीज जो वाई शेप्ड के होते हैं। अब ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ये सब नया हम लोग का टर्म है, तो सबसे पहले एंटीबॉडीज और एंटीजन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एंटीबॉडी और एंटीजन। देखिए हमारा जो शरीर है वो अपने और दूसरे में भेदभाव के रखना जानता है। तो एंटीजन दो तरह का होता है, एक नॉर्मल एंटीजन जो हमारे शरीर में ही रहते हैं, और एक फॉरेन एंटीजन। ये फॉरेन एंटीजेंस जो डस्ट पार्टिकल्स, वायरसेस, बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में आ जाते हैं, वो ये फॉरेन एंटीजेंस रहते हैं। वही जो नॉर्मल एंटीजन है वो पहले से हमारे शरीर में, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले से ही बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, वो सब नॉर्मल एंटीजेंस है। तो ये हमारे फॉरेन एंटीजेंस जो डस्ट के कारण, किसी पॉल्यूटेड एरिया में जाने के कारण हमारे शरीर में आ जाते हैं, उसे फॉरेन एंटीजन करते हैं। मेनली डिजीज होने के कारण यही सब है।
एंटीजन, ये हम लोग जान गए। अब ये एंटीबॉडी क्या होता है? देखिए, हम लोग का शरीर में कोई भी, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे शरीर अपना और दूसरा में भेदभाव करना जानता है। मतलब जो बाहर का कुछ भी आ गया तो वो हमारा शरीर इसको रहने नहीं देता है। तो जैसे ही उस एंटीजन का पता चलता है कि हमारे शरीर में ये एंटीजन आ गया है, तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को पहचानने में मदद करता है। बहुत सारे कहते हैं कि एंटीबॉडी फॉरेन एंटीजन को मार देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंटीबॉडी सिर्फ इसको रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कि ये हमारा है कि कहीं बाहर से आया है। तो जो एंटीबॉडी अगर एक बार इसको पहचान लिया तो फिर तो WBC यहाँ से निकल करके उस बैक्टीरिया को मार ही देगा, या कोई वायरस है उसको मार देगा। अगर एंटीबॉडी इस एंटीजन को पहचान लिया तो WBC को ये एंटीबॉडी जाके कवर करेगा, WBC बाहर निकलेगा और फिर वो बैक्टीरिया को मार देगा। अब जानते हैं कि कैसे पहचानता है। एक एंटीबॉडी का वाई शेप्ड है, वाई शेप्ड एंटीबॉडी है। तो यहाँ पर रिसेप्टर्स लगे हुए रहते हैं, रिसेप्टर, जिससे वो उस एंटीजन को पहचान सके। जैसे कि ये मान लीजिए कोई वायरस है, ये वायरस है, ये वो आया यहाँ पर और ये उसके रिसेप्टर वाले साइट पर जाके ऐसे जुड़ जाता है, ऐसे जाके ये जुट गया। ये फिर इसके साथ ही रहता है, फिर ये जाके WBC को कवर करता है, WBC निकालता है, फिर इसको ये मार देता है। इस तरह एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं। ये एंटीबॉडी बनाता कौन है? ये वही फॉर्म प्लाज्मा का जो पार्ट है ग्लोबुलिन, वही एंटीबॉडी बनाता है। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी बना वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज करने के बाद जो एंटीबॉडी था वो WBC को बताया, WBC फिर जाकर उस वायरस या बैक्टीरिया को मार दिया। तो आज हम यहीं पर अपना लेक्चर 1 ख़त्म कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू।